2014, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, 14 ही होगा, हाँ, 19 तो नहीं था, 14, फिरोजाबाद में एक जनसभा थी, जगह भी मुझे याद है। उसमें मोदी जी ने कहा कि भाई हमारी सरकार आई तो 2 साल, सिर्फ 2 साल सबकी कुंडली खोल देंगे और लोकसभा और विधानसभाओं में अपराधियों का प्रवेश स्थायी रूप से निषेध हो जाएगा। उस घोषणा से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी। मुझे लगा कि अब राजनीति की गंगा का शुद्धिकरण हो सकता है। एक समस्या राजनीति में भ्रष्टाचार है, माल पानी, और दूसरा ये गोली बंदूक, दो ही तो समस्याएं हैं, बाकी तो ठीक ही है। लेकिन आज जो आंकड़े मैंने उस अपने प्रदेश की विधानसभा के, नई विधानसभा के देखे, 51% इसी मिजाज के, दे दनादन वाली प्रजाति के। अब ऐसे में जिसमें आधे से ज्यादा सदन में अपराधी किस्म के मनोवृत्ति प्रवृत्ति रखने वाले लोग मेंबर हों, वहां बहुत अच्छा लोकतंत्र सांस ले पाएगा। मेरे ख्याल से ऐसी उम्मीद करने के लिए तो फिर मानसिक तौर पर असंतुलित होना पड़ेगा। मानसिक तौर पर संतुलित व्यक्ति तो ऐसी उम्मीद नहीं रख पाएगा। आनंद जी। निश्चित रूप से अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। लंबे समय बाद आपके साथ डिबेट में बैठना हुआ, और आपने जो ये मुद्दा उठाया है, ये निश्चित रूप से ये एक बड़ा मुद्दा है और गंभीर मुद्दा है। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि राजनीति में स्वच्छ छवि के लोगों को आना चाहिए, जिससे राजनीति पारदर्शी भी बने और लोगों को सही जो है जनसेवक मिल सके, जिससे उनकी समस्याओं का निदान हो सके, सेवा हो सके। ये जो आंकड़े आए हैं, ये मैंने भी आज पढ़ा अखबार में, देखा इसको। देखिए, 2 तरह की चीजें हैं। मैं इसका बचाव नहीं कर रहा हूं कि क्या है, लेकिन आप जानते हैं, आपका एक बड़ा लंबा अनुभव है कि राजनीति में 90-95% जो मुकदमे होते हैं वो किसी भी दल के लगभग कार्यकर्ताओं पे जो होते हैं या नेताओं पे होते हैं, उनमें ज्यादातर या तो राजनीतिक द्वेष की वजह से होते हैं, या फिर किसी धरना प्रदर्शन में होते हैं, या कहीं किसी प्रशासनिक अधिकारी से अगर कोई बात बिगड़ गई तो उसके आधार पे भी। तो ऐसे मुकदमों को भी इन एडीआर की जो रिपोर्ट है इनमें गिना गया। हाँ, कुछ लोग गंभीर आपराधिक मामलों के जो सदन पहुंचते हैं, निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए भी शर्मनाक है। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से आपने देखा होगा, लगातार हमने समाज के अलग अलग तबकों से साफ सुथरी छवि के लोगों को लाने का काम किया। आज कोई आईपीएस, कोई आईएएस, कोई वैज्ञानिक, कोई किसी बड़ा टेक्नोक्रेट अगर राजनीति में जाना चाहता है तो उसकी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। हम वो लोग हैं जो राजनीति को स्वच्छ करना चाहते हैं। ठीक बात आनंद। समाजवादी पार्टी की तरह नहीं कि एक गली मोहल्ले के गुंडे को टिकट दे दे के। ये कार्रवाई हुई, अच्छी हुई, होना चाहिए। कानून का इकबाल, शासन का इकबाल बुलंद रहना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन पिक एंड चूज नहीं ना। लोक जीवन में आदमी बोलता नहीं लेकिन देखता सब है। जो मूंगफली बेच रहा है वो भी सब जान रहा है। बोले कौन लट खाए भैया, आप लोगों के खिलाफ बोले तो पटेल भी मारे गिरा के, दुबे भी मारे गिरा के, और थाने में बंद करा दे और 36 केस लगवा दे, कौन मारे? ये देख रहा है। मैं कहता हूं समदृष्टि से अपराध का उन्मूलन कर डालिए। मल्हनी में भी बुलडोजर चलना चाहिए।
मोहम्मदाबाद के साथ साथ। मोहम्मदाबाद में चला, अच्छा चला, इलाहाबाद में चला, अच्छा चला, लेकिन मल्हनी में भी चलना चाहिए था, जौनपुर में नहीं चलना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गली गली में है, कहां नहीं है। मूल प्रश्न क्या है, और ये बात भी ठीक नहीं कि 90 से अपराध है। नहीं, पुराने लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत पहले से है मौजूद रहा, और अपराधी एक दौर था जब बाबू राजेंद्र सिंह, दर्शन सिंह, लटूरी सिंह, ये लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में थे, और इनके यहाँ भी तमाम तरीके की कहानियाँ थी। भट्टे थे तो लोग कहते थे भट्टे में आदमी डाल देते थे, कहीं कुछ कर दे, नहीं क्या क्या किस्सा कहानी। जैसे मगरमच्छ का चला उत्तर प्रदेश में कि भाई मगरमच्छ में के सामने आदमी डाल दिया। मसला ये नहीं, राजनीति में मालूम है क्या हुआ, पहले सब अपराधी बरी थे। अपराधी का मतलब वीआईपी पास होल्डर, किसी पार्टी को हो, दूसरी पार्टी का आदमी भी उसका अदब करेगा कि भाई ये अपराधी है, क्या कभी हमारे पार्टी में भी आएगा, इस संभावना के साथ। ठीक, इतना मान लो। अब ये हो गया, राजनीति बदल गई कि भाई मेरे अपराधी और तेरे अपराधी, जब मैं शासन में रहूंगा तो तेरे अपराधियों की चूड़ी टाइट कर दूंगा। फिर वो खेल नहीं कर सकते, तो दूसरा कहता जब मैं आऊंगा शासन में तो मैं तेरे अपराधियों की चूड़ी टाइट कर दूंगा। फिर वो करके दिखाएं खेल। अब स्थिति ये हो गई, ठेका, कोटा, परमिट, पट्टी, चट्टी, जितना भी बवाल है जो सरकारी उसका सब होता है जिससे अपराध पनपता है, अब उसमें भी राजनीतिक चुनाव की तरह अदला बदली होने लगी। क्या बोले अब ये कौन लेता ठेका? बोले ना भैया, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, पूर्वांचल का एक जिला है, वहां दोनों पार्टियों में बाहुबली है, इनके समाजवादी वाले भी और आनंद की पार्टी के भी। क्या मैं एक बार गया तो मैंने पूछा लोगों से, तो उनने कहा भैया जब इनकी सरकार होती है तो इनकी चलती है, और जब उनकी होती तो उनकी चलती है। एक आदमी को 5 साल रेस्ट करना पड़ता है, अब 10 हो गए इस बार। तो जनता को मालूम है कि अब किसकी चलेगी। यह तरीका खराब है, यह तरीका खराब है। समतलीकरण हो तो एक समान होना चाहिए, और बुलडोजर की तो प्रवृत्ति ही वो है। उसके नीचे तो जो आए, किसी साइज का कंकड़ हो, सबको स्मूथ कर दे। फिर कुछ कंकड़ बच जाए तो बुलडोजर की पर सवाल उठ जाता है। इसलिए मैं आनंद दुबे से कहूंगा, बुलडोजर में नट बोल्ट ऐसे रखिए कि सारे कंकड़ एक समान गति को प्राप्त हो, कुछ कंकड़ नहीं। और एक बड़ा सवाल उठा इस बहस में कि अपराधी कहता है कि जनता मुझे चुन रही है, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी, और एक पक्ष कहता है कि नहीं कानून। मैं कहूंगा अपराध के मामले में कानून की सर्वोच्चता ही चलनी चाहिए। जनता से चुने जाने का मतलब यह नहीं आप अपराध संत हो गए अपराधी से, नहीं। कैसे संत हो जाएंगे? 84 की घटना के बाद, सिख दंगे के बाद कांग्रेस सरकार में रही 10 साल, लेकिन उस घटना से थोड़ी बरी हो जाएगी। जीत हार का मसला अलग है, यही बात व्यक्तियों पर लागू है। और ज्यादातर अपराधी यही तर्क लिए घूम रहे, बोले भैया हमको जनता ने जिताया। अच्छा, उनके नेता भी वही तर्क लिए घूम रहे, बोले अग्निहोत्री जी आप नाहक सवाल उठाते हो, बताइए है, अब जिताया तो जनता ही ने। भाई साहब मैं तो आपको फिर मुख्तार अंसारी को अपराधी कैसे कहूंगा मैं? फिर उनको अपराधी कैसे कह पाऊंगा? अतीक को कैसे कह पाऊंगा? वो लोग भी जीतते रहे। नाहिद को कैसे कहूं अपराधी? फिर जनता को का जिताने का अर्थ ये नहीं। मैं तो कहता हूं आप जीतते भी इसलिए हो कि आपके पास बंदूक है, मारक क्षमता है,
हिंसा है। चाहे धनंजय हो, चाहे ब्रजेश हो, चाहे चुलबुल हो, चाहे कोई हो, मैं नाम ले लूंगा। राजनीतिक लोग नाम भी नहीं ले पाते डर के मारे। मैं ले सकता हूं, आप लोग नहीं ले पाओगे। उसके लिए बहुत बड़ा नैतिक साहस चाहिए। इलाके में भी जाते हो, इतनी सिक्योरिटी में चलते हो मिश्रा जी, इतनी सिक्योरिटी है भारी, क्या जितनी कुल यूक्रेन की फौज होगी उससे ज्यादा तो सिक्योरिटी हमारे नेताओं के पास है। ठीक, फिर भी आप किसी बाहुबली के इलाके में जाते हो तो बिना नाम लिए भाषण दे के चले आते हो। आपके कैंडिडेट के खिलाफ जो बाहुबली लड़ रहा होता है उसका चले आते हैं ना। क्या बड़े बड़े नेता, मैं उदाहरण देके स्थितियां खराब नहीं करना चाहता। क्यों भाई, आप नाम नहीं ले सकते? नाम नहीं ले सकते क्या? और जब आप नाम नहीं ले सकते और हमसे कह रहे हो कि हमको आप मानो चंदगी राम, आप नाम ले सकते हैं? नहीं। हम ये तो कह सकते हैं कि हमारा उम्मीदवार गुलशन कर देगा और अब की ये लगा देंगे कि वो लगा देंगे कुंडी सांकल, लेकिन अब नाम नहीं लोगे। वैसे ही मल्हनी में नाम नहीं लिया। भाजपा वालों बोले जी कुछ लोग हैं जो बच गए हैं, उनको भी उसी गति को पहुंचाना है। अरे नाम लो ना यार, फोटो दिखाओ ना। जनता का भरोसा यहां से डिगता है और ये चीज खराब है। साहसवान राजनीति होनी चाहिए, साहसवान। और अपराधी किसी भी रूप में किसी के भी साथ रहे, किसी जाति का हो, वर्ग का हो, मजहब का हो, इलाके का हो, वो कभी भी लोकतंत्र का भला नहीं कर सकता, ये जान लीजिए। आप कितनी भी थ्योरी गढ़ लीजिए, अपराधी अपराधी है। उसके हाथ में अगर लोकतंत्र की गर्दन आ जाएगी तो वो उसको दबा देगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए इनसे मुक्त करना होगा विधायिका को। संसद और विधानसभाओं में ये सुनिश्चित करना होगा और राजनेता ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए मैं आवाम से कहूंगा, राजनेताओं से उम्मीद मत करिए। इनके सब दुलरुआ हैं नेताओं के। अमिताभ अग्निहोत्री को गाड़ी में बैठा के ले चलने से क्या लाभ, ये बताओ? बोझ हैं। भैया को ले चलो, 4 गनर साथ हैं, भौकाल बनेगा। इसलिए मैं कहता हूं जनता ही इनका इलाज करे अपराधियों का। बंदूक से मुकाबला करने की जरूरत नहीं। जनता की बंदूक है ईवीएम। ये शर्मनाक है कि 17 से 22 में उत्तर प्रदेश में अपराधियों की संख्या बढ़ गई विधानसभा में। ये हम 25 करोड़ लोगों पर इंडिक्टमेंट है, एक नकारात्मक टिप्पणी है, हमारी कमजोरी है। फिर आप किस मुंह से, जनता किस मुंह से कहती है कि हाँ राजनीति में अपराधी नहीं आने चाहिए? लोकसभा का चुनाव आएगा अब, इसके बाद उत्तर प्रदेश से 80 में से एक भी अपराधी जीतकर नहीं जाना चाहिए, किसी पार्टी का हो। ये शपथ लीजिए आज। और मैं अंत में दीनदयाल जी की एक बात से इस बहस खत्म कर दूंगा। दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत अद्भुत बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर गलती से भी राजनीतिक पार्टियां किसी गलत आदमी को टिकट दे दें तो मैं वोटर मतदाताओं से कहूंगा कि जज तो आप हो, हरा के भेजो, अगली बार से सुधर जाएंगी पार्टियां। पिछड़े समाज में बहुत सारी जातियों का मैं देख रहा था जिनसे भाजपा का बहुत सीधा वोट का रिश्ता पहले नहीं था, वो भी इस बार हुआ ओबीसी में। तो स्वाभाविक है, सबकी अपनी इच्छाएं और सबकी अपनी हसरत है। और निषाद पार्टी कही रही है कि भाई निषादों की ओर देखिए और डिप्टी सीएम की कुर्सी एक हमको भी दीजिए। राघवन जी,
जी, देखिए आपने दो विषय कहे, एक तो चुनाव का विषय कहा। जी तो हम लोग, अमिताभ जी बेहतर तरीके से आप जानते हैं, हम लोग राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, लगातार चुनावी मोड में ही रहते हैं। और उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया दोबारा दोहराई जा रही है। भाई नगर निगम के भी चुनाव पिछली 5 वर्ष के लोग विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद हुए थे, उसकी क्या स्थिति हुई थी, या जो एमएलसी के चुनाव होते हैं वो भी, तो लगातार हम लोग चुनावी मोड में रहते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी या कार्यकर्ता, अमिताभ जी आप बेहतर तरीके से जानते हैं और समाज का प्रत्येक व्यक्ति जानता है, हमारा जी ढांचा अमूल चूर ढांचा है। राजनीतिक दल होने के नाते हम लोग लगातार समाज में रहते हैं और उसकी जो भी कमियां होती हैं उस पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं और दूर करने का प्रयास करते जी रहते हैं। हम लोग ईमानदारी से दीनदयाल उपाध्याय और माननीय कल्याण सिंह के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्तियों के नहीं, वो हितों की तो रक्षा ठीक में भैया, लगातार लगे ये सब बातें और ठीक, बिल्कुल काम। राघवेंद्र जी ये सब बातें ठीक, समाज का अंतिम व्यक्ति, एकात्म मानववाद, ये सब अच्छी बातें, लेकिन जो जिताता है ना वोटर है, वो भी अधैर्यशील होता है। और एक बात कहे कि मैं समाजवादी पार्टी के पास चलूंगा, फिर वापस जब आऊंगा राघवेंद्र भाई के पास तो उस पर जरूर जवाब लूंगा। मैं उसी में जवाब दे ठीक, आएंगे आपके पास दोबारा। आ रहे थे हम। नौजवान सरकार के साथ जितनी तेजी से खड़ा होता है, उससे ज्यादा तेजी से अधीर हो जाता है। ये उसकी उम्र का खेल है। आज जो आपके साथ खड़ा है उसको कल तक कुछ डिलीवरी करनी होगी। बिना डिलीवरी के उम्र दराज आदमी तो ईश्वर पर भरोसा करके धैर्य धारण करता है, नौजवान नहीं। ये सबको ध्यान रखना चाहिए। एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स ने, कम से कम 4-5 जो टॉप लीडर्स हैं, राइट फ्रॉम मोदी जी टू मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह एंड प्रदेश अध्यक्ष को मान लीजिए स्वतंत्र देव जी, इन लोगों ने जो कुछ मंचों पर कहा, क्योंकि भारत में घोषणा पत्र से ज्यादा बड़ी अहमियत है मंच पर बोले की, नेता की वोकल कॉर्ड की, उसको लागू करना होगा। ढीला ढाला रुख नहीं चलेगा ना, क्योंकि लगातार चुनाव हैं, जनता को हर थोड़े समय बाद अवसर मिलेगा। क्या ऐसा नहीं कि फाइनल इम्तिहान जब होगा तो देख लेंगे, ना ना, हर बार इम्तिहान है, हर 6 महीने के गैप के बाद इम्तिहान है भैया। कहां कहां तक भागेंगे? एक दूसरा, संकल्प पत्र में जो लिखा पड़ा वो भी आजकल सोशल मीडिया के चलते संकल्प पत्र भी 5 साल जागृत रहता है, वरना हम लोग जब चुनाव देखना शुरू किए थे तब अंकल संकल्प पत्र किसी को पता ही नहीं लगता तो उसमें लिखा क्या है, क्या, क्योंकि उसकी कॉपी नहीं मिलती थी किसी को। अब तो पीडीएफ और मोबाइल हो गया तो बड़ा बवाल है, आदमी जगह जगह पढ़ के पूछता है सवाल, उसका ध्यान। और तीसरी बात मैं और कहूं, ये गंभीर बात है, मेरी बात से सब लोग सहमत होंगे मेरे ख्याल से, मिश्रा जी भी और बाकी राजनीतिक मित्र भी। अपना कहा किया तो पूरा करना ही होगा राघवेंद्र जी। उससे ज्यादा जरूरी ये कि जिन मुद्दों पर टिक कर, चढ़कर, रहकर समाजवादी पार्टी ने अपना वोट बैंक इतना बढ़ाया और 100 इतनी सीटें पाई, उन मुद्दों को भी हल करना होगा ताकि अगले चुनाव में सपा के तरकश में वो मुद्दे न रहें जीवित बाण के रूप में। जब आप सरकार बनाते हैं तो आपको 2 रणनीति पर काम करना होता है। एक, हमने जो कहा वो पूरा हो ताकि मेरी क्रेडिबिलिटी बने, और दूसरा, विपक्ष ने जितनी बातें उठाई उनमें से देखे कि किन मुद्दों में करंट था, वो मुद्दे सॉल्व कर दो ताकि अगली बार विपक्ष मुद्दा विहीन हो जाए। इसलिए अगर कहीं निचले स्तर पर ऐसा कोई भ्रम है भाजपा के कार्यकर्ताओं के स्तर में कि नहीं नहीं ये मुद्दे तो समाजवादियों के, ना 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 ना, मुद्दा किसी का नहीं, मुद्दा तो जनता ही का है। वो भाजपाई, बसपाई, सपाई, कांग्रेसी नहीं है। अगर अनुदेशक का मसला है तो है, वो कहीं तिरोहित नहीं हो जाएगा, गायब नहीं हो जाएगा, विलुप्त नहीं हो जाएगा। लिख लो मेरी बात, अनुदेशक का मसला भी वहीं रहेगा, होमगार्ड्स
कि नियमितीकरण का मसला भी वहीं रहेगा, नई भर्ती का मसला भी वहीं रहेगा। सारे मसले हैं और रहेंगे। सपा उठाए तो भूल जाए तो ना उठाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ये जीवन से जुड़े सवाल है, ये रहेगा, इनका भी समाधान देना होगा। इनको दिए बिना आप समाजवादी पार्टी को उतना कमजोर नहीं कर पाएंगे जितना आप करना चाहते हैं। मैंने एक आंकड़ा रखा था, वो आंकड़ा चौंकाने वाला था। अब जब ये आंकड़ा ट्रेवल करेगा तो लोग उसका गुणागणित निकालेंगे। 57-23 अगर आज चुनाव हो जाए, 57-23 भाजपा को मंजूर नहीं होगा। इसलिए यह भी करना होगा। अब दूसरी बात पर मैं आता हूं। एक बात और कह दूं, A.K. मिश्रा जी हमारे दोस्त हैं, वो थोड़ा हार्श हो गए हैं सही गठबंधन दलों के लिए कि नहीं नहीं क्या कर लोगे टाइप का है। मैं कहता हूं, अब मैं मानता हूं अभी वो स्थिति नहीं है, वो समय नहीं है। वक्त नाजुक है, रास्ता रपटीला है। ये नहीं कह सकते क्या कर लोगे ना, ये नहीं कहे। उतना तो संजय निषाद को भी समझ है, अनुप्रिया पटेल को भी कोई दूसरे लोग के प्राणी थोड़ी ना है। उनको नहीं पता कि अभी विधान परिषद है, फिर स्थानीय निकाय है, फिर लोकसभा है, फिर विधानसभा है। 5 साल कोई चुनाव ना हो तो कह सकते हो कि जाओ, नहीं देखते, देखेंगे बाद में। अभी नहीं कह सकते। हर दिन नया कलेश, हर दिन नया इम्तिहान। अरे हिंदी का पर्चा निपट गया तो गणित का तो है, और गणित हो जाएगा तो अंग्रेजी का बाकी है। इसलिए शिखर अग्रवाल के लिए की पार्टी के लिए अच्छा है, वो चलता रहेगा, मामला ठीक ठाक चलेगा। और एक बात मैं कहूंगा, जो नतीजा मुझे समझ में आ रहा है जावेद अहमद के लिए, मतलब विपक्ष के लिए, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, दिल पे हाथ रखकर सोचिए। जिलों में संगठन है, मतदान से 4 दिन पहले तक क्या संगठन भंग और बनाए नहीं जा रहे थे? मतदान से 4 दिन पहले तक बोले पूरी यूनिट भंग कर दी, बोले नई अपॉइंट कर दी। ऐसे होता है। अरे बारात दरवाजे पे आ जाए तो मामा बदल दोगे और फूफा बदल दोगे। कौन लड़ाएगा चुनाव? कौन लड़ाएगा चुनाव? पुराना गया, वो सबोटाज करने में लग गया, नए को समझ नहीं आया, तब तक वोट पड़ गया, हो गया काम। क्या सच नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा सांप सीढ़ी का खेल खेला? नहीं। ये साल भर पहले दुरुस्त करके रख देते हैं कि मोहल्ले में भी रामलाल अध्यक्ष है हमारा, क्या? और कहते भाई रामलाल अब मेहनत कर। बसपा ने भी यही गलती की थी। बसपा के एक मित्र ने एक बार मुझसे कहा था कि भाई साहब यहां मालूम सबसे बड़ी समस्या क्या है? जावेद भाई, मिश्रा जी सुन लीजिए, बड़ा रोचक बात है। मैंने क्या बोले, यहां हम लेटर पैड या विजिटिंग कार्ड नहीं छपा पाते, क्योंकि जब तक छप के आए तब तक हटा देती बहन जी। हमने लिखाया जोनल कोऑर्डिनेटर, वो पता लगा चपरासी बना दी जब तक लेटर हेड आए। तो क्या करें? ये रास्ता ठीक नहीं। कहां पहुंच गई बसपा? कहां पहुंच गई? भारतीय जनता पार्टी को कहते जी ये लोग तो जनता को बरगला लिए, छल कर रहे। आज मैंने देखा एक शब्द है छल कर रहे। क्या छल होता है? मुझे बताइए, इलेक्शन लड़ने और लड़वाने के लिए कोई अलग मैकेनिज्म किसी की पार्टी में है क्या? इनके यहां योगी आदित्यनाथ इलेक्शन नहीं लड़ाते, नो वे। नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन नहीं लड़ाते, वो चेहरे होते हैं बस। ठीक, इलेक्शन लड़ाने वाला दूसरा तंत्र है पूरा। दिल्ली में कौन लड़ाता उसको छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल ये काम करते हैं। उनकी टिप्स पर एक एक चीज रहती है। फिर
किसी पार्टी के पास ऐसा मैकेनिज्म हो तो बताइए, है क्या? अरे भाई, रास्ते को दोष दे रहे हो और चप्पल में कील है वो देख ही नहीं रहे हो कि निकाल दें। बोले भाजपा वालों ने सब गुमराह कर लिया, छल कर लिया। ऐसे क्या छल कर लेंगे? कोई भाई का लाल छल नहीं कर सकता। और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। मुझे ये बताइए, 5 साल एक न्यूनतम एक्टिविटी करने वाला भी एक विपक्षी दल बता दीजिए। लड़की हूं, लड़ सकती हूं 6 महीने में बस। बहन जी 60 दिन, समाजवादी पार्टी साल भर, 1.5 साल, बस ना, इतने ही ना। ये 5 साल माथापच्ची करते हैं, 5 साल। राघवेंद्र सिंह के मुंह पर नहीं कह रहा, राघवेंद्र सिंह की पार्टी में जो भी आदमी किसी भी यूनिट में है ना, जावेद अहमद, शिखर अग्रवाल, किसी भी पद पर है, उससे जाके पूछिए कंधे भात रख के, तो वो थोड़ी देर जब खुल जाएगा तो दुखी हो जाएगा, कहेगा भाई साहब जान ही ले लेते हैं ये लोग हैं। एक कार्यक्रम निपटता नहीं, दूसरा प्रकल्प ठोक देते हैं, दूसरा खत्म नहीं हो तीसरा ठोक देते हैं। क्या इतने कार्यक्रम देते हैं कि पागल हो जाए आदमी। अच्छा, पहले थोड़ा बहुत गोली भी दे लेते थे, अब ये लोग कहते हैं कि सब लाइव भेजो। किसी पार्टी में है क्या कोई कार्यक्रम देने की? कोई प्रक्रिया ही नहीं है। भगवान का नाम लो, कार्यक्रम क्या देना? संजय निषाद ही कार्यक्रम है, राहुल गांधी खुद, प्रियंका जी कार्यक्रम है, अखिलेश जी खुद कार्यक्रम है, बहन जी कार्यक्रम है। अरे कार्यक्रम अलग होता, चेहरे अलग होते बाबा, ये तो जानो। मान लीजिए कोई बहुत लोकप्रिय अभिनेता है, वो सिनेमा में है, तो उसकी एक सीमा है ना दर्शक पैदा कर पाने की। म्यूजिशियन भी चाहिए, शूटिंग भी ठीक हुई हो, सब स्क्रिप्ट अच्छी हो, संगीत अच्छा हो, ये सब चीजें भी चाहिए ना। ये वही कर लेगा अकेले? नहीं, बाकी चीजें तो बाद में है, पहले ये अपना घर तो सुधारो है भाई सब लोग। मैंने शायद इसी मंच पर कई बार कहा, इस बात को उदाहरण देकर कहा कि छोड़ दीजिए राजनीतिक लोगों की बात, हमारे जैसे जो गैर राजनीतिक सामाजिक लोग हैं, उनके यहां अगर कोई पार्टी के पदाधिकारी निरंतर फोन करके, मैसेज करके या कभी कभी घर आके अपनी पार्टी का लिटरेचर देते रहे हमें, तो वो केवल भाजपा थी। और मुझे नहीं, हमारे अपार्टमेंट में भी और आसपास के अपार्टमेंटों में भी लोग ऐसा करते रहे, तभी हम जाने कि ये जिला अध्यक्ष हैं, ये मंडल अध्यक्ष हैं, ये क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी का और बसपा का कौन अध्यक्ष है कांग्रेस का, ये वही नहीं जान पाया नोएडा और गाजियाबाद में, तो दूसरा कैसे जान लेगा? राजेंद्र चौधरी जाने, उसको इससे थोड़ी वोट मिलेगा भैया ना, लोग तो जाने। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, हम रस्मी तौर पर चुनाव से पहले अपनी ऊर्जा क्यों खराब करें, जब चुनाव आएगा तो वही 5-6 महीने साल भर का अपना खेला करके निपट लेंगे। वो समय बीत गया, ये आपका सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, वो समय बीत गया। और ये वो समय बीत जाए, इसका बंदोबस्त भाजपा ही ने किया। पहले भाजपा भी इतनी एक्टिव नहीं थी, ये भी जान लीजिए। ये नरेंद्र मोदी की ही कार्यशैली है, 325 दिन, 365 दिन, 24 घंटे एक्टिव मोड। आप बताओ, उत्तर प्रदेश में काम निपटा नहीं है, गुजरात 3 दिन आराम भी कर सकते थे। इसलिए मैं कहूंगा कि सड़क को दोष मत दीजिए, जनता की बुद्धिमत्ता पर सवाल मत उठाइए, अपनी अपनी चप्पल में जो कील लगी है उसको निकालिए। इस देश में वामपंथी दल और जनसंघ और भाजपा,
इन 2 को छोड़ दें, ठीक, बाकी 99%, एक आध मेरे स्मरण में ना हो अलग बात, 99% दल का यही संविधान है कि मैं, मेरे बाद मेरी अगली पीढ़ी, उसके बाद अगली पीढ़ी, उसके बाद अगली पीढ़ी, उसके बाद, और जितनी भी हारें होंगी वो सब हमारे कारकुनों की होंगी, माली की होगी, अर्दली की होगी, खानसामे की होगी, ड्राइवर की होगी, हमारी नहीं होगी। पंजाब में अकाली ले लो, देश में कांग्रेस ले लो, उत्तर प्रदेश में बसपा ले लो, सपा ले लो, पंजाब वहां चले जाओ हरियाणा में तो चौटाला एंड कंपनी की पार्टी ले लो, शिवसेना ले लो, एनसीपी ले लो। एनसीपी में सबकी जिम्मेदारी हो सकती है, पवार साहब की नहीं। शिवसेना बिल्कुल एक सीट भी ना जीते, फिर भी ठाकरे साहब पर दोष नहीं आ सकता। दक्षिण में चले जाओ, करुणानिधि की पार्टी, स्टालिन ही होंगे। उनके जो 6-7 लड़के थे उनमें लड़ाई हुई, लेकिन बाहर का कोई नहीं। मुरसोली महारान भी नहीं, मौसी के लड़के थे, वो भी किनारे। बोले मौसी से क्या लेना देना, बल्दियत अपनी होनी चाहिए, बल्दियत में फार्म में नाम लिखा होना चाहिए। और जब हार जाओ तो कबूतर ढूंढते हो काटने के लिए। प्रेम जी। जी देखिए अमिताभ सर, आपने जितने उदाहरण दिए उसमें एक पक्ष है परिवारवाद का, जो कि इससे साबित होता है कि हिंदुस्तान में अक्रॉस द पार्टी, किसी भी पार्टी में आप जाएं, परिवारवाद जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपने नेतृत्व की बात कही, 2 उदाहरण दिए लेफ्ट और राइट के, कि जहां अध्यक्ष पर ऐसा नहीं है, लेकिन नीचे जाइए प्रदेश के स्तर पर या तो वहां भी सारा कुछ वैसे ही मिलेगा। ये परिवारवाद एक स्थायी गुण हो गया है भारतीय राजनीति का। लेकिन हाँ, इस बात का भी उल्लेख करना जरूरी है, जब परिवारवाद की चर्चा होगी तो कांग्रेस में जो जिस परिवारवाद को लेकर हमला होता है ये कुछ डिफरेंट है, क्योंकि जो कुर्बानी का इतिहास है कांग्रेस के उस परिवारवाद में, जिसको परिवारवाद बोलते हैं, ये कुर्बानी का इतिहास दूसरे जगह में नहीं मिलता है। इसका भी उल्लेख होना चाहिए। मोतीलाल नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर नहीं आए राजनीति में, और जवाहरलाल नेहरू 15 साल जेल में रहे, 17 साल प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी ने जान गंवाई, राजीव गांधी ने जान गंवाई, और ये कुर्बानी का इतिहास है। इसका भी जिक्र होना चाहिए जब जब परिवारवाद का जिक्र होता है। बिल्कुल प्रेम जी। दूसरी बात दूसरी बात ये हार और जीत का मैं उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आम आदमी पार्टी 70 में से 67 या 65 सीटें जीत लेती हैं, तो वहां प्रत्याशी वाकई महत्वपूर्ण नहीं होता है, वहां पार्टी और अरविंद केजरीवाल का चेहरा ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसी भी स्थितियां होती हैं। कई बार बीजेपी के साथ भी ऐसा हुआ है, कई बार कांग्रेस के साथ भी हुआ है। जिसको खड़ा कर दीजिए वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन आज कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में डिफरेंट है, जिसको खड़ा कर दीजिए चुनाव हार जाता। ठीक है प्रेम जी, ठीक है, ये ठीक उसका ठीक है। प्रेम जी ने जो बात कही वो अनुकूल सत्य हो गई। कुर्बानी दी, इससे किसी को इनकार नहीं, किसी को इनकार नहीं। वाजपेयी जी के समय का एक मुझे लोकसभा का दृश्य याद है, प्रेम जी की टिप्पणी मुझे याद आ गया। जब कुछ वाजपेयी जी बोलते थे तो कांग्रेस वाले कहते थे कि आजादी की लड़ाई में जनसंघ वाले कहां थे। वाजपेयी जी झल्ला गए उस दिन, जनसंघ बना बाद में। उन्होंने कहा मैं पूछता हूं 1857 में कांग्रेस कहां थी। खैर ताली बज गई। इसलिए ऐसी बातों का कोई अर्थ नहीं भारत की राजनीति में। आपने कुर्बानी दी, ठीक बात है। तो अगर आप इतने महान हैं तो महान सेनापति का पहला दायित्व है, जो प्रेम कुमार जी कहना भूल गए, कि युद्ध में जय मेरे सैनिकों की, पराजय की जिम्मेदारी मैं लूंगा। ईवीएम के मसले का सवाल उठाया सैफ भाई ने, मैंने उस पर कल एक टिप्पणी की थी, कल भी किसी प्रसंग में वो बात आई थी। मैं संक्षेप में एक बात कहूंगा, जिस निर्वाचन व्यवस्था और जिस मशीन के जरिए उत्तर प्रदेश का जनादेश निकला है, उसी निर्वाचन व्यवस्था और मशीन के जरिए राजस्थान में अशोक गहलोत जी का जनादेश निकला और छत्तीसगढ़ में बघेल साहब का, भूपेश बघेल का निकला।
मतलब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी उसी से चुन के आई और भुवनेश्वर में नवीन बाबू भी उसी से चुन के आए, और अमरिंदर सिंह की विदाई उसी से हुई चन्नी की, और उसी से केजरीवाल जीत के आए। इसलिए ये सब तर्क का ये बड़ा मतलब गैर टिकाऊ तर्क हो गया। ठीक, आगे बात आपकी आगे सिर्फ खान, आगे आपको अवसर था, आप लगातार बोल ही रहे थे, अवसर था मित्र, आप रुक जाइए। लेकिन क्या इस बात पर गौर करने को आप तैयार नहीं कि आपने जितने आपसे अलग होकर गए, ममता बनर्जी आपसे अलग होकर गई क्योंकि वो डायनेस्टी में नहीं थी, तो एक सितारा बन गई, विपक्ष का सितारा बन गई। भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बाद वो बम्पर विक्ट्री करके दोबारा आई। शरद पवार आपसे अलग हुए, वो महाराष्ट्र में राजा है, आपकी बराबर की हैसियत के, बल्कि आपसे ज्यादा हैसियत में महाराष्ट्र में खड़े हैं। हेमंत विश्व शर्मा आज असम चला रहे। सोचो तो, आपके मन मिजाज से जो अब वो दुनिया, भारत बदल गया मित्र, अब भारत बदल गया है। आज की नई पीढ़ी कहां ऐसा राजत्व झेलेगी? नहीं, वो जमींदार, जो शरद पवार ने एक बार ठीक कहा था कि कांग्रेस उस बड़े जमींदार के माइंडसेट से नहीं निकलना चाहती जो कभी पुरखों में जमींदारी रही होगी, लेकिन आज जो नाती पोते हैं वो भी जमींदारी के उससे बाहर नहीं आना चाहते, हैंगओवर से। उनको पता ही नहीं, खेती हवेली सब चली गई। मुझे याद है राजीव जी ने कहा था, जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद जीत के आए थे लोकसभा में, कहा था हमने इनका परिवार नियोजन कर दिया वाजपेयी की पार्टी का। आज जिस प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू जन्मे कार्य क्षेत्र रहा, जन्म क्षेत्र रहा, इंदिरा जी का रहा, उत्तर प्रदेश में, वहां आप 2 सीट है, और 1 सीट भी उसमें प्रमोद तिवारी जी की बेटी की है। क्या इस पर चिंता नहीं होना चाहिए? जाऊं तो खूब करो भैया, लेकिन इस पर भी तो सोचो। सीताराम केसरी के कार्यकाल में 120 सीट आई थी। कांग्रेस के लोगों ने कहा गांधी परिवार को लाओ, सीताराम केसरी ने पार्टी नाश कर दी, डुबो दी। फिर यह हुआ अभिषेक जी कि सीताराम केसरी का 24 अकबर रोड पार्टी मुख्यालय के ग्राउंड में हम लोगों की उपस्थिति में धोती फाड़ दी गई। धोती फाड़ दी गई, क्या नेम प्लेट उखाड़ दी गई 120 पे लोकसभा में। आज कितने हैं? 44। जिंदाबाद का नारा लगाना अलग बात है, और जनता के मन के साथ चलना अलग बात है। इसी भारतीय जनता पार्टी जिसके पास बड़ा संगठन है, नेतृत्व की बड़ी एक लाइन है, मैं अखिलेश यादव को इस बात के लिए जरूर बधाई देता हूं। ताकत से चुनाव लड़ा, पार्टी का वोट बैंक वहां तक ले आए जितना सरकार जब बनाई थी 12 में तब भी नहीं आया था, और सीटें भी अच्छी पाई। मैंने कल कहा था, मैं कभी अपना तराजू इधर उधर नहीं झुकाता, वो दूसरे लोग होंगे, क्योंकि मुझे किसी से मांगने नहीं जाना। मैंने कहा था कि अखिलेश यादव ने आज जो उनका गणित, जो उनके पास संख्या है, वो संख्या अगर मैं अर्थमेटिक में के हिसाब से देखूं, एक फार्मूले के तहत फिट करूं और ये कहूं कि अगर आज ही चुनाव हो जाता लोकसभा का, तो एसपी प्लस कितनी सीट पाती और बीजेपी प्लस यानी अलायंस कितने पाता, तो मेरे फार्मूले ने जवाब दिया कि 57 सीटें आती बीजेपी प्लस को और 23 सीटें आती अखिलेश प्लस को। ये छोटी उपलब्धि है क्या? ये तो सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश बाइपोलर हो गया, भाजपा और सपा में अंतर है, काफी बड़ा अंतर है, वोट बैंक का, सीटों का बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने बाइपोलर तो कर दिया चुनाव उत्तर प्रदेश। तीसरा तो खंबा नहीं लगा कोई, 2 खंबे छोटे बड़े हो सकते लेकिन थे 2 ही। और मुझे याद नहीं आता अभिषेक बाबू कि मैंने अपने जीवन काल में उत्तर प्रदेश जैसा सबसे बड़ा सूबा कभी बाइपोलर देखा हो। यहां ढेर नेता हमेशा रहे, ये पहली बार है। मुलायम सिंह जी के समय में कभी बाइपोलर नहीं हो पाया ना, कल्याण सिंह जी के समय में नहीं हो पाया, 3-13 रहे लोग। लेकिन अब इसका क्रेडिट तो फिर भाजपा और सपा को ही जाएगा कि बाइपोलर हो गई उत्तर प्रदेश की राजनीति, बसपा समाप्त प्राय हो गई।
दियाबाती करने वाला कोई नहीं। अगर वो आज उमाशंकर पार्टी छोड़ दें तो बसपा के घर में कोई दियाबत्ती करने वाला है क्या? नहीं। वो पार्टी है जिसने 4 बार हुकूमत की उत्तर प्रदेश में। तो इसकी तो समय इस तरह तो सोचना पड़ेगा ना कि लोग बदल रहे हैं, उनका चिंतन बदल रहा है। हर बात पर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। और तर्क के विरुद्ध तो उतना ही प्रामाणिक तर्क लाइए जिसमें उतनी ही शुचिता हो। कोई विधायक, कोई किसी राज्य का विधायक, किसी राज्य का सांसद राहुल गांधी के बराबर आप खड़ा कर दोगे उसको? नहीं। और ममता बनर्जी के लिए एक बात जरूर कहूंगा, ममता जी जिस परिवारवाद के विरुद्ध आप गई थीं, आपने अपने भतीजे को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। रास्ता वही चलोगे क्या? बीजू बाबू के बाद नवीन बाबू, ये ठीक नहीं। नई फसल, नए लोग, नए कार्यकर्ता, नया खून, वो लोग प्राण देते हैं जमीन पर, तब पार्टियां खड़ी होती हैं। नेताओं को लगता है वो अकेले दम जिता लाए, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। ना जी ना, ये कार्यकर्ता है जो कश्ती निकाल कर लाता है। हजारों लाखों लोग तपस्या करते हैं, तब संगठन खड़ा होता है। भाजपा का आज का ये संघर्ष का जो 10 बड़े चेहरे हैं वही रहे नहीं। पीढ़ियों से हजारों लाखों लोगों ने तपस्या की, तब जाके आप इतना बड़ा संगठन बना पाते हैं। कांग्रेस आत्मचिंतन करने को तैयार नहीं, वो तर्क पर तर्क करने को तैयार है। तर्क में जीत भी जाओगे तो चुनाव में नहीं जीतोगे। चुनाव जीतने की रास्ता खोजो भैया। जब प्रियंका जी से पूछा गया कि आप कांग्रेस का चेहरा कौन है उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, मेरे अलावा कोई और दिखता है क्या आपको? मैं ही हूं ऑफ कोर्स। तो जब चेहरा मैं हूं और सजा मिलेगी नोएडा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को, और यही बात जयंत चौधरी पर लागू करता हूं। मुझे अच्छी बात लगी अखिलेश यादव ने अपने हर कार्यकर्ता को बधाई दी है कि खूब लड़े, अच्छा लड़े, आगे और लड़ेंगे। हताशा निराशा की बात नहीं, अच्छी बात है। जयंत बाबू ने सब जिम्मे कर दिया, बोले सब भूतपूर्व। अब वो जो लेटर हेड छपा के रखे उसका क्या करें? बरसात भी नहीं कि नाव चला ले पानी में, है क्या करेंगे? जयंत चौधरी को जिम्मेदारी नहीं। मुझसे लोगों ने कहा कि आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव की विजय का श्रेय योगी आदित्यनाथ को दिया। मैंने हां दिया, सोच समझ कर दिया। बोले क्यों? राष्ट्रीय नेतृत्व भी था, मैंने था, है। लेकिन अगर भाजपा नहीं जीतती तो असफलता का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के माथे फूटता ना। इसलिए विजय पर पहला हक उनका है। समाजवादी पार्टी का ये जो प्रदर्शन है, इसका क्रेडिट गोस टू अखिलेश यादव। और यही सिद्धांत मैं मायावती और कांग्रेस पर लागू करता हूं। टॉप लीडरशिप को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अगर जिम्मेदारी लेने का मतलब दूसरे से कुर्सी ले लेना है, तो आपकी जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं हो सकता कि हमने एक बार बोल दिया ना हम जिम्मेदारी लेते हैं, दैट्स ऑल। ये नहीं होना चाहिए। नपना एक रखिए, पुरस्कार और सजा के लिए एक नपना इस्तेमाल होना चाहिए। वो सब पर लागू हो, ऊपर से लेकर नीचे और नीचे से लेकर ऊपर। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। क्या हमको सच को सच कहने में इतना खौफ लगता है कि हम बेसिर पैर का संतुलन साधने की कोशिश करने लगते हैं? झूठ के लिए संतुलन साधिए, सच तो खुद अपनी गवाही देता है। ये क्या तर्क है कि जी हाथरस फाइल बनाओ, कि जी लखीमपुर फाइल बनाओ, कि जी गंज डुंडुबारा फाइल्स भी बने, कि जी शाहजहांपुर फाइल्स भी बने, सब बनाओ ना, कोई रोक है क्या? इससे कश्मीर में जो हुआ आज से 30-31 साल पहले, उस वो कैसे
कम या ज्यादा हो जाएगा। आप 1000 फिल्में बनाओ भाई, आप कुछ भी ट्विटर पर लिखिए, 100-200 लोग उपज के आ जाएंगे कि भाई साहब उस पर भी बननी चाहिए सिलीगुड़ी फाइल्स, फलाना फाइल्स। अरे सब बनाओ ना दादा, उस पर भी चर्चा करेंगे, बना के तो लाओ। लेकिन आज जो मैं मुद्दा है उससे आप ये क्यों जोड़ देते हो कि गंज डुंडवारा फाइल्स कब बनेगी? कोई आ जाएगा पॉपअप करके, अग्निहोत्री जी गंज डुंडवारा फाइल कब बनेगी, खिमसेपुर की फाइल कब बनेगी? यार क्या कर रहे हो यार, दिमाग खोल के तो रहो कि दिमाग बिल्कुल रख दिया गिरमी। दुनिया में एक ही बिंदु पर बात करता हूं, लंबी कहानी नहीं। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा हुआ हो तो मुझे बताइए, थेतरई नहीं, बकलोली नॉट अलाउड, कि दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा हुआ हो कि अपने ही मुल्क में लाखों लोग शरणार्थी हो गए हो। पलायन की घटनाएं हुई, लेकिन तब वो मुल्क के बाहर पलायन हुआ, युद्ध की परिस्थितियां, प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थितियां, हुए पलायन। लेकिन अपने ही देश में शरणार्थी हो गए हो लाखों लोग, ऐसी घटना कभी नहीं हुई दुनिया के इतिहास में। उसकी तुलना आप कर दोगे गंज डुंडवारा से, खिमसेपुर से, बकेवर से, बेवर से। आज जब तमाशा कर रहे हो यार सब लोग, ये नहीं चलेगा। नो, शैलेंद्र जी, फिल्म में क्या है सबने देख ही लिया, और भारत की वो पीढ़ी खासतौर पर जो उस घटना के बाद जन्मी और फिर ट्विटर और उसमें खो गई, लैपटॉप पर, मोबाइल पर, उसको लिए इस ढंग की चीज एक आई ओपनर का काम कर रही है। ये जो जगह जगह टॉकीजों में, सिनेमा घरों में जो प्रवाह देख रहे हैं हम भावनाओं का, वो इसीलिए है क्योंकि उस पीढ़ी को तो अंदाज ही नहीं था कि ऐसा भी इस देश में हो चुका। और मैं 2 बिंदुओं पर अपनी बहस रखूंगा, सारे राजनीतिक लोगों को भी कह दूं और बाकी लोगों को भी। एक बिंदु, ये घटना घटी तो उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार थे, एक इसी में एक सवाल और जुड़ जाता है। इस घटना को इसलिए कोई चर्चा नहीं करे कि मुसलमानों का मामला हो जाएगा, ऐसा भी कई अति बुद्धिजीवियों ने प्रचारित किया। इसका मुसलमानवाद से क्या लेना देना इस घटना का, कि मुसलमान नाराज होंगे, खुश होंगे, इस बात का इससे क्या लेना देना भाई? लाखों लोग शरणार्थी हो गए, आप कह रहे मुसलमान नाराज हो जाएगा? ऐसी बातें मत करो, ये क्या तमाशा है? आतंकवादियों ने वो परिस्थितियां पैदा की और सरकारें वहां अपनी नपुंसकता को ढोती रही, इसलिए ये परिदृश्य बना। इसमें मुसलमान नाराज हो, खुशी का क्या मसला है? और एक क्षण को मान भी ले कि नाराज हो जाएंगे कुछ मुसलमान, तो क्या कुछ मुसलमान नाराज हो जाएंगे इसलिए सत्य नहीं कहा जाएगा? शैलेंद्र दुबे, इसलिए चुप हो जाएंगे कुछ मुसलमान नाराज हो जाएंगे या कुछ हिंदू खुश हो जाएंगे? जी जी अमिताभ जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, दर्दनाक और ऐसा विषय है जी, जिस पर 32 वर्ष के बाद जो है विमर्श होने की बात हो रही है। क्योंकि जिस तरह से पूर्व में देखा गया कि 94 के बाद प्राइवेट चैनल्स का उद्गम हुआ, उसके बाद जो है तमाम रिपोर्टिंग्स वगैरह वो सब फ्रिक्वेंटली आना स्टार्ट हुआ, तो ये दर्द जो इस तरह का जो इवन में देखेंगे आप विकिपीडिया वगैरह पे, तो उसको एक्सोडस का नाम दिया जाता है, जबकि एक्चुअली ये जेनोसाइड है। एक्सोडस तो तब होता है जब कहीं पर जो है जेनोसाइड हो। एक्सोडस तो ये है कि एक समूह का किसी स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़कर जाना, लेकिन कारण क्या, क्यों छोड़कर गए? तो एक्चुअल में ये है कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड। अब इसके लिए जो आपने प्रश्न किया कि कौन जिम्मेदार है और क्यों विमर्श नहीं होना चाहिए, तो मैं आज आपके माध्यम से तमाम उन लोगों को जो है ये संदर्भित कर दूं कि जब इस विश्व के अंदर 57 OIC मेंबर्स, जिनके संविधान में ये स्पष्ट उल्लेख किया जा सकता है कि दे आर द इस्लामिक कंट्री, तो आप हिंदू मुसलमान पर विमर्श नहीं कर सकते? कौन सा तर्क है भाई? यहाँ तो 57 देश खुले तौर पे कहते हैं कि हम इस्लामिक देश हैं, संवैधानिक तौर पर जो है, और आप मान लीजिए इतनी बड़ी कोई समस्या हो गई है, उस पर बात करने में आपको शर्म आती है?
मैं तो उनका जो बौद्धिक स्तर मतलब तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को देख के बड़ा ही हतप्रभ हूं। अब मैं विषय पर आता हूं कि जो कौन जिम्मेदार है। तो मेरा मानना यह है कि कोई भी ओवरनाइट या जिस तरह से जो है विपक्षी दलों के, स्पेशली मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का उल्लेख करना चाहूंगा खुले तौर पर, बड़ी बेशर्मी के साथ जो वो कहते हैं कि उस समय भाजपा जो सरकार थी केंद्र में उसका एक हिस्सा थे। अब मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझा देता हूं। ये बीज बोया गया 1984 से। आजादी के बाद अगर किसी भी इतना बड़ा जो नरसंहार वो हुआ 1984 में। इंदिरा गांधी जो एक आपकी प्रधानमंत्री थी, महिला तो एक ही थी ना, जीव एक ही थी ना, तो एक हत्या की क्या कीमत आप जो है 3,500 लोगों से कंपेरिजन कर सकते हैं क्या? और उसके बाद आप सिर्फ अगर ये कहें कि नहीं हमें उसके लिए खेद है, क्या वो आपका पाप धुल सकता है क्या? नहीं। उसके बाद जब 1984 के अंदर जो जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा चुनाव होते हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का गठन होता है, तो कहीं ना कहीं जो उस समय जो जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट जो वहां पर एक पॉलिटिकल फोर्स बनने का प्रयास कर रहा था और वो ये चाहता था कि जम्मू कश्मीर को हमें एक आजाद मुल्क के तौर पर स्थापित करना है, तो उस प्रयास को जैसे जैसे वो प्रयास आगे बढ़ा, तो अगर आप देखेंगे ठीक है शैलेंद्र, अभी उतना इतिहास में नहीं जाएंगे, अभी दोबारा बहस में आएंगे तब फिर डिटेल में जाएंगे। अभी पहली टिप्पणी बस। विठल चौधरी, आपकी पीढ़ियों ने मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। जी जी अमिताभ जी, अभी मेरे से पहले जो बोल रहे थे उन्होंने थोड़ा सा फैक्ट में गलत बोला जी। कश्मीर में जो जेनोसाइड की प्रोसेस है पिछले 700 साल से निरंतरता में है जी। और 1947 के बाद लगातार वहां पे कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ लगातार ये उत्पीड़न होता रहा है, जेनोसाइड होता रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल 1967 का दूंगा। 1967 ये डेट ये शायद पता नहीं होगा देश के लोगों को कि 1967 में भी 9 हिंदुओं को मारा गया था और सरकार गुलाम मोहम्मद सादिक की थी जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। सेंटर में सरकार कांग्रेस की थी। देश के लोगों से कश्मीर की सच्चाई छुपाई गई और कश्मीर पे लगातार पैसा पंप कर दिया गया और वहां पे सिर्फ एक तकबे को बढ़ाया गया और जो वहां के मूल निवासी हैं, जो वहां के एब्रोजिन्स हैं कश्मीरी हिंदू, उनकी आवाज को हमेशा दबाया गया। हमें वहां पे थर्ड क्लास स्टूडेंट्स की तरह में रखा गया है। आप अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की किताब पढ़ते हैं आतिश चिनार, उन्होंने उसमें हमें फिफ्थ कॉलमिस्ट का बोला। फिफ्थ कॉलमिस्ट कौन होते हैं? जो देश के खिलाफ काम करते हैं। हम भारत के वहां पे उन्होंने हमें एजेंट बोला। ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा है। ये जो आज ये जो स्वांग ये रचा रहे हैं कि हर एक पक्ष की बात चाहिए, हमारे लिए कोई नई बात नहीं। हमारे पक्ष रखा किसने? पिछले 32 साल के हमारे निष्कासन में हमने देशव्यापी आंदोलन किया, हम पूरे देश में घूमे और इन लोगों ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। इन लोगों ने हमें माइग्रेंट का करार दिया। माइग्रेंट वो होता है जो अपनी मर्जी से किसी नौकरी के लिए बाहर निकला गया है। इन्होंने जेनोसाइड को नकारा गया है। और जेनोसाइड की जो पहली स्टेज होती है वो क्लासिफिकेशन होती है जी। क्लासिफिकेशन की स्टेज में क्या होता है कि वहां पे मार्क कर दिया जाता है कि ये जो बंदा है ये हिंदू है और ये भारत की अस्मिता के ऊपर बात करता है। तो उन्होंने क्लासिफाई करके हमें मारा जी। ठीक बात है। बहुत मार्के की बात कही विठल ने, और उस पीड़ा के साथ ये देश खड़ा है और मैं भी उतना ही शिद्दत के साथ खड़ा हूं। अभिमन्यु त्यागी के पास मैं एक प्रश्न लेके आऊंगा, झाऊ में नहीं पढ़ूंगा। एक तो किसी 1 जनवरी से हम, ये कोई बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं होता है कि 1 जनवरी की तारीख आई और उससे पहले अच्छा था फिर अचानक से जेनोसाइड हो गया ना, ऐसा नहीं होता है ना। ये एक प्रक्रिया है जिसकी ओर विठल इशारा कर रहे। और कहां वहां जम्मू कश्मीर में 2 ही राज रहे, या तो कांग्रेस का राज रहा या अब्दुल्ला का राज रहा परिवार का। तीसरा तो वहां कोई चने वेश्या बेचने गया नहीं कभी। और राष्ट्रपति शासन भी रहा तो उस दौर में तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहती थी, बाकी किसी की सरकार की व्यवस्था ही नहीं थी। तो बीपी सिंह जब आए तो ठीक है, मामला गड़बड़ हुआ। तो मूल बात वहां पर है अभिमन्यु त्यागी। लेकिन मैं कांग्रेस के एक उस पर सवाल उठाता हूं, ठीक, सिर्फ उतने का उत्तर दीजिएगा। भाजपा से क्या पूछना है मैं पूछ लूंगा, बाद में पूछूंगा, ठीक। और सपा से क्या पूछना है आप अपने को उत्तर दीजिएगा।
चलिए कोई राजस्थान में रहा जाके, कोई उत्तर प्रदेश में रहा, कोई दिल्ली में रहा, जहां जिसको सर छुपाने की जगह मिली बाल बच्चों के साथ वहां गया। कश्मीरी पंडित हिंदू। कांग्रेस की सरकार ये तो कर सकती थी, कहती भाई 25,000 रुपया महीना, 30,000 रुपया महीना मिलेगा इस परिवार को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए। हम अक्षम थे, वहां नहीं बचा पाए आपको, अब अपना प्रायश्चित करने के लिए चलो इतना ही कर दें। आपको मकान, दुकान, व्यापार सब में सहूलियत, प्राथमिकता, इतना तो कर सकते थे त्यागी जी, वो भी नहीं किया था। मैं पहली बहस नहीं कर रहा, मैं इस पर कई बार बहस कर चुका, कश्मीर फाइल तो आज बनी। त्यागी जी। सबसे पहले अमिताभ भाई साहब आपको नमस्कार, और पैनल में मौजूद सभी लोगों को भी नमस्कार। देखिए, अगर गांव को हरा रखना चाहता है कोई, सत्ता पक्ष चाहता है, तो गांव हमेशा हरे रहेंगे। नहीं, घाव सत्ता, देखिए ये सत्ता पक्ष आपके एक मिनट, ये सत्ता पक्ष आपके लिए बड़ी तोप होगी, मेरे लिए कभी सत्ता, कोई सत्ता पक्ष तोप नहीं रहा। हिंदी में समझ लीजिए, कहिए तो अंग्रेजी में बोल के बता दें, ठीक। आपके लिए बीजेपी तोप होगी, बीजेपी के लिए आप, मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, इस बात समझ लीजिए। ये कौन सी बात हो गई कि घाव हरा रखना चाहता है सत्ता पक्ष? ये कौन सा प्रश्न है? अगर मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा, मैं तो स्पष्ट बात बोलना चाहता हूँ। नहीं, आप गलत बात नहीं बोल सकते, स्पष्ट बात का स्वागत है, गलत बात नहीं। मैंने पूछा, आपकी सरकारें रही, ये दर दर की ठोकर खा रहे थे, 25,000 रुपया, 30,000 रुपया महीना क्यों नहीं बांध दिया इनका? इतना तो कर सकते थे। 2-4 मिनट बोलने दिया जाए तो मुझे थोड़ा सा नहीं, अब आप और आपने, मैं भाजपा पर भी वही लगाम लगाऊंगा जो आप पे लगा रहा हूं, क्योंकि आप और भाजपा को ये मजा आता है कि बहस को दाएं बाएं करके निकाल लो। नहीं, ना, ये नहीं करने दूंगा। हम मजा नहीं करते हम लोग। देखिए, इन्होंने कैराना का मामला भी भड़काने की कोशिश यार, मैं क्या पूछ रहा हूं? आप कैराना, नो, आई विल नॉट अलाउ, सॉरी, मैं कैराना, लखीमपुर, हाथरस से अलाउ नहीं करूंगा, सपा वालों को भी नहीं करूंगा, उनको भी कुछ नए चिंतन कर लेना चाहिए अब तक बोलने के लिए। वो अलाउ नहीं करूंगा, हाथरस और फलाना ठिकाना, उनकी तुलना उस घटना से नहीं हो सकती जहां लाखों लोग, दुनिया के इतिहास में कोई मिसाल नहीं जिनकी, उनको आप कैराना बता रहे हो। आपको नमस्ते, रुक जाइए, नहीं आप समझ ही नहीं सकते, आप समझ ही नहीं पा रहे। समझ रहा हूं, जब वीपी सिंह की सरकार थी, अरे अभिमन्यु, इसीलिए कांग्रेस की ये दुर्गति हो गई। अगर आप देश को समझ पाते तो आपकी ये दुर्गति नहीं होती। ये दुर्गति भाजपा की प्रताप से नहीं हुई, ये आपकी नासमझी से आपकी दुर्गति हुई है। ठीक बात, अन्याय हुआ, ठीक। ये आप चूंकि अक्षम थे इसलिए आपकी दुर्गति हुई। आप अक्षम, कांग्रेस पार्टी अक्षम थी इसलिए दुर्गति हुई। कश्मीर पर ये मेरी पहली बहस नहीं, मेरे ख्याल से सैकड़ों बहस कर चुका हूंगा अब तक कश्मीर पर ही। मुझे ये लगता है जो सबसे बड़ा मानसिकता का संकट कश्मीर के लिए रहा भारत की सरकारों का, वो ये रहा अब तक। और कांग्रेस तो बिल्कुल उसी व्यामोह में पूरी तरीके से आपाद मस्तक डूबी रही। उनको ये लगता रहा कि कश्मीर में शांति बहाली के लिए अगर सख्ती करेंगे तो मुसलमान खिलाफ हो जाएगा। इस मूर्खता ने कश्मीर को चौपट कर दिया, देश के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। मोदी की सरकार ने कम से कम ये भ्रम तोड़ा। अरे मुसलमान नाराज हो जाएगा, ये क्या, कहां से लाए थ्योरी? कौन लाया ये थ्योरी? जिसने मैसेकर किया, जिसके हाथ में AK-47 थी, वो मान लीजिए उसका नाम मकबूल भट्ट था, तो वो हिंदुस्तान भर के मुसलमानों का प्रतिनिधि हो गया क्या? उसको मार के चौराहे पर क्यों नहीं टांगा? नहीं टांग पाए आप, इसलिए समस्या पैदा हुई। आप संतुलन साधते रहे, राजनीति का तराजू लेकर घूमते रहे। हमने यासीन मलिक का सम्मान देखा इसी दिल्ली में सरकारों से, दामाद की तरह। क्यों? त्यागी जी कहने पर आएंगे तो इतना कुछ है कि मेरे दोस्त ये SK मेहंदी भी सुनेंगे तो इनकी भी आंख में आंसू आ जाएगा। ये कहेंगे भाई साहब ये बात आपने हमको पहले क्यों नहीं बताई। एक उदाहरण बताता हूं,
आप लोगों ने नाक कटा दी थी हिंदुस्तान की, नाक। बिथल बड़े गिलानी जो अब रहे नहीं, मर गए, ठीक, हुर्रियत के करता धरता। अब उनका जलवा यह था कि मुशर्रफ जब यहां आए मेहंदी, तो उन्होंने मुशर्रफ का चेहरा हाथ में लेकर उसके गाल चूमे। क्या ये उनका वो था? वो दिल्ली में एक जगह है, ऐवान गालिब एक हॉल है, वहां वो कोई क्लोज डोर मीटिंग थी है। किसी तरीके से मैं भी घुस गया, रूप रंग बदल के। मैंने कहा मैं भी सुनूं। उन्होंने जो भाषण दिया ना भैया त्यागी जी, हैं, भारत माता को पांव से शब्दों से रौंद दिया, संविधान को रौंद दिया, सबकी जो कुछ करनी थी कर डाली, ताली बजती नहीं। मेरे लिए बैठना असहज था, लेकिन क्या करता, बैठा, मुझे समझना था एक पत्रकार के नाते। और उसके बाद जब वो निकले तो दिल्ली पुलिस की 3 जिप्सियां उनको एस्कॉर्ट करके ले गई। 3 जिप्सियां दिल्ली पुलिस की एस्कॉर्ट करके ले गई। जो माई का लाल हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान का खाए, हिंदुस्तान की सुरक्षा में चले, हिंदुस्तान का पेंशन ले, एमएलए की, हिंदुस्तान के पासपोर्ट से ट्रैवल करे, वो ऐसी बकवास करे और जिंदा रहे। आपने ये पाप किया। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या पाप किया। ये पाप किया आपने। विश्वनाथ प्रताप सिंह बहुत बड़े प्रशासक नहीं थे, उनके कुछ ग्रह योग आए, थोड़े से समय के लिए राजयोग लेके आए, राजा हो गए, उसके बाद तो फकीर ही फकीर बचा। सवाल आपसे है। और जब वो घटना घटी थी तो विश्वनाथ को आए हुए, मैं विश्वनाथ प्रताप की पैरवी नहीं कर रहा, वो तो किसी उसमें था ही नहीं मेरे फ्रेम में। 1 महीना हुआ था, 1 महीना हुआ था वीपी सिंह को आए। उससे पहले आपकी सरकार थी या उन लोगों की सरकार थी जिनके प्रति जवाहरलाल जी का बड़ा प्रेम रहता था, शेख अब्दुल्ला का परिवार। क्या गलत कह रहा हूं? इतिहास में दर्ज है, इतिहास में दर्ज है। ये भाजपा ने भी हाथ जलाए थे, ये भी महबूबा मुफ्ती के उस साथ गए थे गठबंधन करने, हाथ जले तो समझ आ गई, चलो ठीक है। मसला ये है, हम कैराना की बात अगर करें तो कैराना की बात केवल करें, हम मलियाना की बात करें तो मलियाना की करें, हाशिमपुरा की करें तो हाशिमपुरा की करें, कश्मीर की करें तो कश्मीर की करें। हमें दूसरा सही पासांग क्यों चाहिए होता है? वो कौन मूर्ख लोग हैं जो ये प्रचारित कर रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स से मुसलमानों में तनाव बढ़ रहा है? क्या इस देश के मुसलमान ये चाहते हैं कि कश्मीर से हिंदू पंडित मार कर निकाल दिए गए अच्छी घटना है? क्या उनकी सोच ऐसी है? नहीं है। तो फिर आप क्यों डर रहे हैं और आप क्यों पैनिक फैला रहे हैं? मेरे बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के फोन आए मेरे पास, बोले अग्निहोत्री जी ये देखिए मुसलमानों को डराया जा रहा है इसका प्रचार करके। क्यों? वो क्यों डर रहे हैं? वो क्यों डर रहे हैं? क्या उनकी संलिप्तता है? क्या उनका समर्थन है इसके साथ? अगर नहीं तो वो भी भारत के उस मूल धारा में शामिल हैं। कहिए ताल ठोक कर कि गलत हुआ, पाप हुआ, जघन्य पाप हुआ, भारत माता का चीरहरण था वो। बोलिए ना, इसमें मुसलमान हिंदू की क्या समस्या है? मुसलमान क्यों नहीं ये बोल सकते? बरेली के मुसलमान को ये बोलने में क्या दिक्कत है कि कश्मीर में हमारे भाई बहनों को निकाला जो कश्मीरी पंडित निकाले? क्या दिक्कत है बोलने में? क्यों नहीं बोलना चाहते? मैं फिर कहता हूं, मसला भाजपा का नहीं, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा ये आएंगी जाएंगी, ये नहीं थी तब भी कश्मीर था, भारत था, और ये नहीं रहेंगे तब भी भारत रहेगा, कश्मीर रहेगा। क्या यही है भारत? नहीं ना। 5000 वर्ष से भारत चल रहा है, तब तो कोई पार्टी नहीं थी। क्या पार्टियां ही सब कुछ है? लेकिन इन लाखों लोगों के आंख के आंसू की कीमत कौन चुकाएगा? कौन चुकाएगा?
ये कर्ज भारत माता का है। मैं इसको राष्ट्रीय शर्म कहता हूं, राष्ट्रीय शर्म कहता हूं। 150 करोड़ लोगों के की साजिश लज्जा है। ये किसी के कहने से लाखों लोग सिनेमा नहीं देखने जा रहे ना। भाजपा के कहने से अगर पूरा देश सिनेमा देख लेता तो फिर भाजपा की स्थिति और होती। नहीं, ये भाजपा और कांग्रेस का मसला नहीं, ये गिल्ट है, देश की गिल्ट है। ये हमारी नई पीढ़ी का, शैलेंद्र, ये नई पीढ़ी की गिल्ट है, अपराध बोध है। मेरे बच्चे को अपराध बोध है कि ऐसा हुआ, इसलिए उसकी आंख नम है। ये भारत का अपराध बोध है। ये पाप हुआ है, इस पाप का प्रायश्चित होना चाहिए। मैं सरकार से कहूंगा, केंद्र से, जो भी विधि हो, जो भी विधान हो, जो भी रास्ता निकले, कश्मीरी पंडित वहां परमानेंट रहे नहीं रहे इनकी मर्जी, लेकिन इनका घर आबाद होना चाहिए, इनका आना जाना निर्बाध होना चाहिए। उसके लिए चाहे जितनी शक्ति का प्रयोग करना पड़े उतनी शक्ति का प्रयोग किया जाए। उसमें व्यवधान डालने वालों को निर्मूल कर दिया जाए, जड़मूल उन्मूलन कर दिया जाए उनका। वो किसी जात के हो, धर्म के हो, इससे कोई मतलब नहीं। उनका शिरोच्छेदन करिए, उन्मूलन करिए। जो ये कहें कि पंडित आके यहां नहीं बच सकते, कौन होते हैं माइकल आली कहने वाले? नरेंद्र मोदी को यह काम करके दिखाना चाहिए। यह राष्ट्र की इच्छा है, यह राष्ट्र के माथे पर लगा कलंक धोने का जरिया है। 10, 20, 50 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आदमी भी कहे कि नहीं पंडित आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे, उनका दमन करिए। तुलसीदास ने लिखा है कि दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्टों का दलन भी एक धर्म है, दुष्टों का दलन भी एक धर्म है। कश्मीर में अगर दलन से ही यह पाप धुलता है तो दलन ही होना चाहिए दुष्टों का। कश्मीर में दुष्टों का दलन भारत के मुसलमानों को चिंतित नहीं करना चाहिए। नहीं, भारत के मुसलमान भी भारत के साथ खड़े हैं। जो कश्मीर में ऐसी हरकत करे उनको अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। विस्थल को विकल्प मिलना चाहिए, चाबी मिलनी चाहिए इनके घर की कि ठाठ से रहो, हिंदुस्तान तुम्हारे पीछे खड़ा है, देखें कौन माइका लाल तुम्हारे घर में आग लगाने आता है। यह भी बात होनी चाहिए। और जो विरोध करे, जो इसके खिलाफ झंडा बैनर लेके उतरे, चाहे हरा वाला झंडा लेके उतरे जिसमें चंद्रमा और सितारे बने, और चाहे कोई डंडा लेके उतरे, उसका दलन होना चाहिए। निर्भयता के साथ, निडरता के साथ दलन होना चाहिए। अब इससे कम पर भारत में यह समस्या सुलझेगी नहीं। और हम लोग नहीं रहेंगे तो इस पाप के साथ मेहंदी साहब इस धरा को छोड़ेंगे कि हम लोगों के रहते हुए हमारे मुल्क से लाखों लोग पलायन करके अपने मुल्क में दर बदर घूमते रहे, और हम में इतना सामर्थ्य नहीं था सूर्य प्रकाश जी कि हम उनको बसा पाते। इस पाप को लेके, इस अपराध बोध को लेके हम मरेंगे क्या? हम ऐसे मरना नहीं चाहते। हम इस गर्व के साथ, संतुष्टि के साथ मरना चाहते हैं कि जब हम देह त्यागे तो हमें संतुष्टि हो कि जो गलती हुई उसको हमने दुरुस्त किया और काल के कपाल पर लिख दिया। वाजपेयी के शब्दों में कहूं, अटल जी के, काल के कपाल पर लिख दिया कि भारत में ऐसा दुस्साहस फिर मत करना। भारत में जो भी रह रहे हैं सब भारत मां की संतान हैं, लेकिन एक शर्त है जो सबको माननी चाहिए, और जो ना माने उस पर शासन का डंडा चलना चाहिए। सह अस्तित्व, जनसंख्यिकीय संतुलन बिगाड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आपने पूरा इलाका ही तबाह कर दिया। सैकड़ों मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं,
जिनकी जमीनें वहां जो नीचे पास से जो उस हादसे से गुजरे हैं, उनकी बात जब मैं सुनता हूं तो आंख से आंसू नहीं रुकता। ये विवेक अग्निहोत्री ने तो सिनेमा आप बनाया, हम तो बरसों से सुन रहे हैं कहानी, बरसों से। न्यूज 18 में था तो उस वक्त एक शो किया था इसी पर, तो जयपुर से लोग जुड़े थे जो जयपुर में गए शरणार्थी होकर। विवेक अग्निहोत्री तो आज बनाया है सिनेमा। मेरी रुचि सिनेमा में भी बहुत नहीं, मेरी रुचि इसमें है कश्मीर में कानून का शासन स्थापित होना चाहिए, भारत माता का गौरव स्थापित होना चाहिए। हम दिन चार रहें न रहें, इसके साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। हम दिन चार रहें न रहें, मां तेरा वैभव अमर रहे। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।